हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी बीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की सब्जेक्ट। और इस बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के अंदर हम पेपर थर्ड और उसके यूनिट 4 पढ़ रहे थे। फ्लावर वाली पुष्प वाली यूनिट को हमने लिया है। पुष्प वाली यूनिट के अंदर इससे पहले की वीडियो तक आपने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को देख लिया था। लघु बीजाणु जनन की संरचना को हमने पढ़ लिया था और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत लघु बीजाणु नानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उनसे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ है। निर्मित होने वाले 4 लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क के रूप में निर्मित हुए हैं। 4 लघु बीजाणु एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और अगुणित संरचना के रूप में ये उपस्थित होते हैं और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाते हैं? परागकणों के रूप में ये निर्मित हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर परागकण की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये परागकण जो है वो लघु बीजाणु नाली के अंदर निर्मित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं उन्हीं से ये आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हुए हैं? परागकण के रूप में परिवर्तित हुए हैं। क्योंकि लघु बीजाणु नाली के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है और निर्मित होने वाले लघु बीजाणु अगुणित संरचना के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए परागकण जो है ये परागकण भी एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय एवं अगुणित संरचना के रूप में उपस्थित होता है और परागकोश के अंदर इन परागकणों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं परागकण की संरचना। तो देखिए, सबसे पहले परागकण की संरचना के अंतर्गत परागकोश की लघु बीजाणु नाली में उपस्थित लघु बीजाणु ही परागकण के रूप में निर्मित होते हैं। तो मैंने बताया आपको कि लघु बीजाणु नाली के अंतर्गत लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और यही लघु बीजाणु आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाते हैं? परागकणों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। लघु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं द्विगुणित रूप में उपस्थित होती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसलिए परागकण भी किस प्रकार की संरचना होती है? अगुणित संरचना होती है। परागकण ही नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। परागकण जो है ये आगे जाकर के किसके रूप में निर्मित हो जाएंगे? नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट के रूप में निर्मित हो जाएंगे। नर युग्मकोद्भिद क्या होगा? तो अंकुरित जो परागकण होता है वह नर युग्मकोद्भिद की संरचना के रूप में निर्मित होता है। परागकण की संरचना के बाद हम इससे नर युग्मकोद्भिद किस प्रकार से परिवर्तित होगा उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो जब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा तो उसका निर्माण किसके द्वारा होगा? परागकण के द्वारा ही होगा। तो परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। परागकण की संरचना में 2 स्तरीय भित्ति होती है, एक बाह्यचोल और एक अंतःचोल। देखिए, यहाँ पर मैंने एक परागकण की संरचना बना रखी है। एक गोलाकार, एक केंद्रकीय, एक कोशिकीय एवं अगुणित संरचना के रूप में ये मैंने परागकण की संरचना बना रखी है, जिसमें एक भित्ति बाहर की ओर आपको दिखाई दे रही है जिसे हमने कहा है बाह्यचोल एक्साइन और एक भित्ति भीतर की ओर बनी हुई है जिसे हमने कहा है अंतःचोल। तो किसी भी परागकण की संरचना में द्विस्तरीय भित्ति होती है, एक बाह्यचोल एक्साइन बाहर की ओर स्थित और दूसरी अंतःचोल एंटाइन भीतर की ओर स्थित। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बाह्यचोल एक्साइन जिसे हमने कहा है। बाह्यचोल बाहर की ओर स्थित अलंकरण ऑर्नामेंटेशन युक्त यह भित्ति होती है। तो बाहर की ओर उपस्थित रहने वाली, ये देखिए, ये बाहर की ओर जो उपस्थित रहने वाली जो भित्ति है यह बाह्यचोल है और इस पर ये आपको उभारनुमा संरचनाएं या कांटेनुमा संरचनाएं या अलंकरण युक्त संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो इस संरचना को हमने यहाँ पर कहा है बाह्यचोल।
तो बाह्यचोल जो है वह कैसी होती है? अलंकरण युक्त होती है। खांचदार, उभारनुमा, कांटेनुमा या जालिकावत अलंकरण इसकी सतह पर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ बाह्यचोल स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से निर्मित होती है। जब हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन किया था तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर एक स्तर हमने पढ़ा था टेपिटम, और उस टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर यूबिस कण पाए जाते हैं। यही यूबिस कण किसका निर्माण करते हैं? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से परागकण की बाह्यचोल का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा था। तो परागकण की बाह्यचोल जो है वो किससे निर्मित होती है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से निर्मित होती है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जो है यह सख्त कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ जो है यह एक सख्त ऑक्सीकारी बहुलक होता है ये, और सख्त कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो उच्च ताप सांद्र अम्ल एवं क्षारकों के प्रति क्रिया करने में क्या होता है? सक्षम होता है। परागकणों पर बाह्यचोल पर इसी स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की उपस्थिति के कारण ही ये परागकण जो है वो काफी लंबे समय तक जीवाश्मीय परारूप के रूप में संरक्षित रह सकते हैं। इसी स्पोरोपोलेनिन पदार्थ की इसी की उपस्थिति से बाह्यचोल गहरे रंग की होती है। विशेषतः कौन से रंग की होगी? पीले रंग की होगी। इस स्पोरोपोलेनिन पदार्थ की उपस्थिति के कारण बाह्यचोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता है। यह एक बाह्यचोल पर बाहर की ओर एक कठोर परत यह बना देती है, जिससे इस परागकणों का भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, और इसी के कारण परागकण जीवाश्मीय प्रारूप में संरक्षित रहते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन नामक जो पदार्थ होता है यह एक सख्त महत्वपूर्ण कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है, जो परागकण को लंबे समय तक संरक्षित रखने में सहायक होता है। साथ ही साथ बाह्यचोल पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्पॉट यहाँ पर ऐसा बना रखा है जहाँ पर मैंने इस प्रकार का अलंकरण या उभार जैसी संरचना मैंने नहीं बना रखी है। तो इस स्थान पर एक छोटी सी छिद्रनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे हमने क्या कहा है? जनन छिद्र कहा है। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों के अंदर सामान्यतः 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों के परागकणों के अंदर केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है, और इन्हीं जनन छिद्रों से इस परागकण की अंतःचोल एक नलिकीय संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यही नलिकीय संरचना जनन नलिका जिसे हम कहेंगे वो आगे जाकर के पराग नलिका के रूप में निर्मित हो जाती है। तो देखिए परागकण पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हमने क्या कहा है? जनन छिद्र कहा है, और इन्हीं छिद्रों से जनन नलिका या पराग नलिका निकलती है। अंतःचोल की सहायता से यह किसके रूप में परिवर्तित हो जाती है? जनन नलिका या पराग नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। द्विबीजपत्री पादपों में 3 जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी परागकण की बाह्यचोल। अब सेकंड है इसकी अंतःचोल, इंटाइन जिसे हम कहेंगे। बाह्यचोल के भीतर की ओर स्थित है, पतली एवं कोमल भित्ति युक्त यह संरचना है। तो बाह्यचोल के नीचे स्थित पतली एवं कोमल भित्ति होती है अंतःचोल, और यह पेक्टोसेलुलोज से निर्मित होती है। बाह्यचोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से निर्मित होती है, जबकि अंतःचोल जो है वो पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होती है। यह परागकण के कोशिका द्रव्य को भीतर की ओर संरक्षित रखती है। जैसे कोशिका की जो कोशिकाएं झिल्ली होती है वो कोशिका के अंदर उपस्थित रहने वाले कोशिका द्रव्य को भीतर की ओर संरक्षित रखती है, उसी प्रकार से अंतःचोल जो है ये भी एक पतली कोमल भित्ति है जो परागकण के अंदर उपस्थित रहने वाले कोशिका द्रव्य को उसके भीतर की ओर संरक्षित रखने का कार्य करती है। परागकण अंकुरण के समय यह अंतःचोल जनन छिद्र से होती हुई जनन नलिका के रूप में बाहर की ओर निकलती है। बताया मैंने अभी आपको
कि अंतःचोल जो है यह इस जनन छिद्र के माध्यम से, जनन छिद्र वाले स्थान से यह एक लंबी नलिकीय संरचना के रूप में विकसित होती है। विकसित होने वाली इस नलिका को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जनन नलिका कहेंगे। जनन नलिका के रूप में ये बाहर की ओर निकलती है और यही जनन नलिका आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, पराग नलिका के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना। तो अंतःचोल परागकण अंकुरण के समय यह अंतःचोल जनन छिद्र से होती हुई जनन नलिका के रूप में बाहर की ओर निकलती है और पराग नलिका का ये निर्माण करती है। तो ये परागकण की संरचना थी जिसमें बाह्यचोल और अंतःचोल द्विस्तरीय भित्ति से यह निर्मित होता है। ठीक है। बाह्यचोल जो है वो खुरदरी है, जबकि अंतःचोल जो है वह पतली है एवं कोमल है। बाह्यचोल पर अलंकरण उपस्थित है, जबकि अंतःचोल पर अलंकरण उपस्थित नहीं है। बाह्यचोल स्पोरोपोलिनी नामक पदार्थ से निर्मित है, जबकि अंतःचोल जो है वो पेप्टोसेल्यूलोज नामक पदार्थ से निर्मित है। बाह्यचोल पर जनन छिद्र उपस्थित है। अंतःचोल इन्हीं जनन छिद्रों से एक नलिकीय संरचना के रूप में विकसित होती है, जिसे हम जनन नलिका कहेंगे, और यही जनन नलिका आगे जाकर के पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। ठीक है। अब एक नोट आपके पास में इंपॉर्टेंट नोट है कि अनेक कीट परागित पुष्पों के परागकण की बाह्यचोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलेन कीट कहा जाता है। क्या होता है, जो कीट परागित पुष्प होते हैं उन पुष्पों के अंदर निर्मित होने वाले जो परागकण होते हैं, उन परागकणों की जो बाह्यचोल होती है उस बाह्यचोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, और उस तेलीय परत को यहाँ पर क्या कहा जाता है, पोलेन कीट उसे कहा जाता है। पोलेन कीट की उपस्थिति के कारण इस तेलीय परत, जिसे हमने पोलेन कीट कहा है, इसकी उपस्थिति के कारण परागकण जो है वो विशेष गंध युक्त, विशेष रंग युक्त एवं चिपचिपे युक्त संरचना के रूप में ये निर्मित हो जाते हैं। इस पोलेन कीट की उपस्थिति के कारण परागकणों से एक विशेष प्रकार की गंध निकलने लगती है, जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। साथ ही साथ तेलीय परत होने के कारण ये चिपचिपे रूप में उपस्थित होती है और ये परागकण आने वाले कीटों की सतह से चिपक जाते हैं और कीटों द्वारा की जाने वाली परागकण क्रिया में ये सहायक होते हैं। तो देखिए, तेलीय परत पाई जाती है जिसे हमने क्या कहा है, पोलेन कीट कहा है। इसके कारण परागकणों का विशेष रंग, गंध एवं चिपचिपापन रहता है। यह पोलेन कीट कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं एवं कीट परागण में ये सहायक होते हैं। तो विशेष गंध के कारण, विशेष रंग के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और चिपचिपेपन के कारण ये परागकण कीटों की सतह से चिपक जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कीट परागण की क्रिया में जो है ये परागकण यहाँ पर पोलेन कीट जो है वो सहायक होती है। यह पोलेन कीट परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करती है। ऊपर की ओर पाई जाने वाली जो ये तेलीय परत है, जिसे हमने पोलेन कीट कहा है, यह सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे भी ये परागकणों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये था आपके पास में एक नोट, पोलेन कीट। ठीक है। और परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय अगुणित संरचना होती है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर एक छोटे से टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परागकण की संरचना, जो लघु बीजाणु हैं वो ही आगे जाकर के परागकण के रूप में निर्मित हुए हैं, एगुणित संरचना के रूप में निर्मित हुए हैं, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था के रूप में होती है और द्विस्तरीय भित्ति के रूप में ये निर्मित होते हैं। बाह्यचोल एवं अंतःचोल के रूप में ये निर्मित होते हैं। बाह्यचोल का किस प्रकार का कार्य होगा, किस प्रकार की स्थिति के अंदर होगा, और अंतःचोल का किस प्रकार का कार्य होगा, किस प्रकार की स्थिति के अंदर रूप में होगी, उसके बारे में आज हमने पढ़ा है।
और एक छोटे से पॉइंट नोट के रूप में पोलन कीट के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी की है। तो ये आज है आपके पास में परागकण की संरचना। अगले टॉपिक के लिए हम फिर से लेकर के आएंगे अगला वीडियो। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही है, उनका आप घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आनंद लेते रहिए। किसी भी स्टूडेंट को अब तक के टॉपिक्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी कमेंट को पढ़ा जाएगा, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।